डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने आपके हिंदी का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सभी क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हर पीडीएफ का पासवर्ड जो है हर वीडियो में बताया गया है, इसका भी पासवर्ड इसी वीडियो में बताया जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे, आवेश का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये कूलाम्ब होता है। और इसमें आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। बेसिकली आपके मॉडल पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारी संभावना ये है कि आएंगे। और दूसरी बात है कि ये चार्ज वाला जो यूनिट वाला है क्वेश्चन, ये हर बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो हम जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसमें पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है, इन द गिवन डायग्राम द वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर इज 22 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस 5%। द कलर ऑफ सेकेंड रिंग ऑफ द रजिस्टर विल बी, देन द आंसर इज रेड। रेड होगा, इसका लाल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, सर्वप्रथम विद्युत तथा चुंबक तत्व के मध्य संबंध को किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था। तो ओरेस्टेड जो थे उन्होंने इसका पता लगाया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। अर्थ मैग्नेटिक पोल का तो 90 डिग्री होती है, ठीक है, हमेशा सदा फिक्स रहती है ये। और धीरे धीरे अभी लेटेस्ट सूचनाओं के अनुसार जो है उसका जो डिग्री है वो चेंज हो रहा है। अब वो किस लिए हो रहा है वो तो प्रकृति का नियम है, उसके हिसाब से हो सकता है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अनुनादी स्थिति में वोल्टता तथा धारा में कालांतर फाई का मान होता है। तो वोल्टता और धारा के बीच का मान कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो रेजोनेंस पोजीशन है वो फेज एंगल में 0 डिग्री होता है। इसके बाद में लेंस शक्ति P और फोकस दूरी F में संबंध आपको बताना है। तो इसका संबंध क्या होता है, P=1/f, ठीक है, P=1/f। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो आइंस्टीन की आपको बतानी है प्रकाश वाला। तो प्रकाश वाला आपका जो है HV होता है 1/2 mv² मैक्स फाई नोट, ठीक है, ये वाला जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन आप इसको करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो इसमें आपको कौन सी राशि परिवर्तित है, घनत्व यानी डेंसिटी आपकी जो है वो चेंज नहीं होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास नंबर के साथ में जो है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है, परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक है, ठीक है। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंस्ट्रिक्निक सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर यानी कि कुचालक बोल सकते हैं हिंदी में। इसके बाद में अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये, तो इसमें है आपका निम्न में से कौन सी विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो गामा जो किरण होती है इसकी तरंग दैर्घ्य जो है न्यूनतम होती है, ठीक है, गामा रेज की। सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं जिसमें आपको आंसर्स देने हैं। तो बिंदु धनावेश के लिए विद्युत रेखाएं आपको खींचनी है। तो इस तरह का आपका होगा जिसमें आपका बीच में प्लस साइन होगा और चारों तरफ से आपको जो है एरो बाहर की तरफ निकालनी है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये डायग्राम इसका बनाना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको लिखना है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय गणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इंग्लिश में, तो किरचॉफ लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए क्लोज लूप सीरीज path the algebraic sum of all the voltage around any closed loop in a circuit is equals to 0। इसके आगे की बात करें, बायो सावर्ट नियम क्या है, तो इसको आपको बताना है। तो ये क्या नियम है, तो विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत एक समीकरण है ये, जो किसी विद्युत धारा द्वारा किसी बिंदु पर उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र B का मान बताता है। सदिश राशि जो B है धारा के परिणाम की दिशा की, लंबाई की एवं बिंदु से दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है। ये मैंने एडिशनल चीज़ डाली है जो किस किस पर निर्भर करती है आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें
तो दिस इक्वेशन गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट कैरिंग सेगमेंट, दिस सेगमेंट इज टेकन एज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉन एज द करंट एलिमेंट। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, वी कैन से दैट इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेटेड बाय इट्स सोर्स करंट एलिमेंट। ठीक है, आपको जो डेफिनेशन सही लगती है वो आप याद रख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम आपको लिखना है, यानी कि राइट द गॉस लॉ ऑफ फॉर मैग्नेटिज्म। तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, यानी कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, जिसको हम नेट फ्लक्स में अगर हम लिखना चाहें इक्वेशन की फॉर्म में, तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अप्रदर्शित अवरोध रख दिया जाए तो हमें पर्दे पर अवरोध की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, यानी कि डिफ्रैक्शन इज द स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट, बिल्कुल स्लाइट मतलब ना के बराबर, एज इट पासिस अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ द ओपनिंग। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति को परिभाषित करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को परिभाषित करना है, तो इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, किसी धातु पर आपतित प्रकाश या विकिरण की न्यूनतम वह आवृत्ति जो जब धातु के किसी इलेक्ट्रॉन पर गिरता है तो वह इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से मुक्त हो जाता है, यानी कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट विल प्रोड्यूस ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब वो मिनिमम रेडिएशन की ज़रूरत जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ज़रूर होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है, और गेट का जो है आपको चित्र बनाना है, और उसका जो है चित्र तो नहीं बोला है लेकिन चित्र यहाँ पे हमने बना दिया है। तो ये चित्र है इसका, और इसके साथ में इसकी सत्यापन सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल आपको बताना है, जो कि आपको पता होता है। और गेट में ए प्लस बी होता है, यानी कि 0 + 0 0, और 0 + 1 1, और 0 1 1, और फिर 1 1। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकता है, इसमें इसको 2 करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा संभावित विवत पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, फिर से ये लंबवत आएगा या परपेंडिकुलर आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में ये आएगा। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे, एक प्रवृत्ति धारा की वोल्टता जो है आपको दे रखी है, V = 50 sin 314t + 5, तो ज्ञात करना है आपको VRMS और आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज। ठीक है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे ये बताया हूँ आपको। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है पहला, इसमें आपको दे रखी है V की वैल्यू, V = 50 sin 314t + 5, और वी नो दैट V की जो वैल्यू होती है VM sin ωt + 5 होती है। यहाँ पे VM आपको 50 गिवन है, इस अगर हम कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को तो VM है, और ओमेगा की जगह यहाँ पर आपको जो है 314 दे रखा है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको दे रखे हैं आंसर। तो आपको VRMS निकालना है, VRMS की वैल्यू क्या होती है, VM/√2। तो VM आपको अभी अभी मैंने बताया जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 रख देंगे ऊपर, और नीचे √2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50√2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पे भी छोड़ते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर में पूरे नंबर मिलेंगे।
दूसरा क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला जो होता है 2πf ओमेगा होता है। तो एफ यहाँ से निकालेंगे तो एफ हो जाएगा ओमेगा/2π। जब ओमेगा/2π को रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 100, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें 10,000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध द्रव्य तरंगदैर्घ्य आपको बतानी है। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल, तो लेमडा इक्वल्स टू होता है 12.27 अपॉन √v आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो हमको ये तो दे रखी है और v की वैल्यू अभी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखी है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। और जो आर्मस्ट्रॉन्ग है इसको हटाना पड़ेगा, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आर्मस्ट्रॉन्ग को हटाने के लिए 10⁻⁻10 जो मीटर होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10⁻10 होता है। इसको लगा देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12.27 × 10⁻12 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में नाभिकीय भट्टी का आपको चित्र बनाना था, तो ये चित्र है इसका, आप ऐसा भी बना सकते हैं और अपनी बुक के हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर इंग्लिश में जो स्टूडेंट देख रहे हैं इंग्लिश के लिए तो वो उनको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद में 15वें क्वेश्चन की बात करें तो आप नोट कर लें पासवर्ड, इसका पासवर्ड है जो वो है 12 यानी कि 121212। ध्यान रहेगा आपको 3 बार 12 लिखना है, 121212, तो ये इसका पासवर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आगे के सॉल्यूशन को। इसमें पूछा गया आपसे द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, वी मैक्स दिया हुआ है 12 वोल्ट और बी मिनिमम दे रखा है, बी मैक्स आपको 10 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है ये 10, यहाँ पे लिख लेना आप। तो वी मैक्स आपको 10 दिया हुआ है और वी मिनिमम 2 दे रखा है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है एम, इसको क्या लिखते हैं, वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन में वी मैक्स प्लस वी मिन। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है यहाँ पर 10 और 12, तो यहाँ पे रख देंगे 10 और 12 की वैल्यूज़ रख देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0.666 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, इंडेक्स है। अब आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सेक्शन सी में चलते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑब्टेनिंग कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। तो यहाँ पे सेलों के बीच के जो आपको विद्युत बलों की तुलना करनी है, तो उसके लिए हिंदी में यहाँ पे सब कुछ जो आपको चाहिए प्रयोग विधि वगैरह वो लिखी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको ये डायग्राम जो है बनाना होगा। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट है, यहाँ पर जो इक्वेशन निकल के आएगी ये दो ही मेन इक्वेशन है जो आपको लिखनी है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। और इन दोनों को जब आप समीकरण 1 और 2 से वैल्यू लेंगे तो E2/E1 इक्वल्स टू L2/L1 आ जाएगा, जो कि आपका तीसरा समीकरण बनेगा। यही वो समीकरण है जिसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है और बाकी हमने थोड़ा एडिशनल लिख दिया है कि विभवांतर विभवमापी और वोल्ट मीटर में अगर अंतर पूछ ले तो आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इसी का इंग्लिश वर्जन, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपको लिख देनी है। उसके बाद में आपको बता देनी है इसका सर्किट डायग्राम बना के। तो इसका सर्किट डायग्राम इसी तरह का होगा जैसा ऊपर बताया था, या तो वो बना ले या ये बना ले, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में इसके बारे में आपको लिखना है और जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था प्रूव करने के लिए, तो ये आपको प्रूव कर देना है, जो कि यहाँ पर हमने 2 जगह पे बता रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप लिख सकते हैं। आगे की बात करें तो इसी का और पार्ट जो है, इसमें पूछा गया विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल, यानी कि आपको जो है इसका रेजिस्टेंस जो है निकालना है, तो इसको सर्किट डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्रेस करना है। तो ये है इसका आंसर। यहाँ पर डिटर्मिनेशन के लिए पूरा का पूरा आंसर जो है आपके सामने है। इस डायग्राम को आपको बनाना है और इस डायग्राम को बनाने के बाद में ये सब कुछ आपको लिखना है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है ज़्यादा बड़ी, तो आप इसको विदाउट डेरिवेशन आराम से याद कर सकते हैं। और ये डेरिवेशन छोटी सी एक लिखनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से आपका इंग्लिश वर्जन है जो यहाँ पर दे रखा है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको आसानी हो।
तो ये आपका सॉल्यूशन है। इसके आगे की बात करें तो मैंने जैसे आपको पासवर्ड बता दिया था, पासवर्ड है 12 12 12, तो ध्यान रखना है आपको। इसमें पूछा गया निलंबित कुंडली का धारामापी मतलब क्या होता है, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन देनी है। तो जब किसी कुंडली को एक समान चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र के बीच रख करके उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है, यानी कि जोड़ा बल जोड़े के रूप में काम करता है। अतः इसी निलंबन कुंडली को धारामापी कहते हैं। ठीक है, अब इसके निलंबन कुंडली का धारामापी का जो है बनावट कंस्ट्रक्शन बना करके आपको इसका डायग्राम बना देना है। तो इस तरह का इसका डायग्राम होगा। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो यहाँ पे लिखी गई हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको लिखना होगा, अदरवाइज़ आपके नंबर जो है कंप्लीटली नहीं मिल पाएंगे और कुछ ना कुछ आपको जो है एग्जामिनर काट लेगा। तो इस तरह का ये आपका सॉल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में इसी का और पार्ट जो है, इसमें हेम होल्टेज जो है उसका कुंडलियाँ बतानी थी कैसे बनती है। उसके बाद में इसमें आपको ये भी बताना था कि जो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, 1.432 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कॉइल एट इट्स सेंटर। तो ये कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको दो जो कुंडलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं बताना है। दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जो समान अक्ष पर स्थित हों, जिनका आकार समान हो, दो कुंडलियों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर हो तथा दोनों कुंडलियों में समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो, इसी प्रकार के कुंडलियों के युग्म को हेल्म होल्टेज कुंडलियाँ कहते हैं। जैसे कि आप 3D इसका डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया है, तो इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कुंडलियाँ लगी हुई होती हैं। और अगर आप 2D डायग्राम देखेंगे तो इस टाइप का ये कुंडलियाँ होती हैं जिसमें ये रेडियस और ये रेडियस जो है बराबर होती है। ठीक है, जो कि ऊपर दिखा रखा है आपको। और इसमें जो फ्लो है करंट का वो सेम डायरेक्शन में होता है। तो अगर इधर से करंट जा रहा है तो इधर से ही, दूसरे में भी इधर से ही जाएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है हमें प्रूव करना था, तो प्रूव करने के लिए लिखना पड़ा मुझे। तो दोनों कुंडलियों के मध्य का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होगा, उसका समीकरण होता है B1, या B1 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो B1 इक्वल्स टू 8 अपॉन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, B1 इक्वल्स टू 8 अपॉन 5√5 इंटू म्यू नॉट IN अपॉन R। इसमें I क्या होता है, करंट होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और R क्या होता है, रेडियस ऑफ कॉइल होती है। ठीक है, इसमें अब हम बात करें इस डायग्राम की। अगर हम अलग से एक कुंडली बनाते हैं तो जो यहाँ पे बना रखी है हमने, तो इसका जो सेंटर है कुंडली का, इसकी जो सेंटर को हमने मान लिया कि ये कुंडली के उत्पन्न क्षेत्र का जो है चुंबकीय क्षेत्र है कुंडली के सेंटर में। तो इसका जो वैल्यू होता है वो दिया जाता है, उसका सूत्र होता है B0 इक्वल्स टू म्यू नोट NI अपॉन 2R। जहाँ पर आपको पता ही है, जैसा कि मैंने बताया, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और रेडियस के बीच में रिलेशंस होता है ये। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। तो अभी हमको क्या करना है, तो हमें B1 जो है दे रखा है, ऊपर आपने देखा था 8 अपॉन, जो आप देखना चाहें तो B1 देखिए ऊपर जो दिया है 8/5 √5 वाला। तो इसी इक्वेशन को लिखा है हमने यहाँ पे। तो B1 इक्वल्स टू 8 अपॉन 5√5 इंटू म्यू नोट NI अपॉन R। यहाँ तक तो सही है। अब इसमें 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 से। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा, तो 2/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर तो ये 2 से इसको 8 को मल्टीप्लाई करो तो ये 16 हो जाएगा, अपॉन में √5 इंटू 5 है, √5। और ये वाला जो है, ये वाला समीकरण कैसा हो जाएगा, म्यू नोट NI अपॉन 2R, जो कि B0 जैसा है। अगर आप देखेंगे तो B0, ये वाला समीकरण और ये वाली समीकरण दोनों सेम है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे V0 से, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह रख रहे हैं V0। ठीक है, और फिर इसको हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.43108 B0। और इसको हम जैसे क्वेश्चन के हिसाब से लिखना चाहें तो इसका आ जाएगा 1.432 B0। यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट को हम 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे की वैल्यू जो है बड़ी हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ही आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम जो हैं 2:1 में दिए गए हैं और अथवा में भी दिया गया है, जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है 0 पर और π/2 पे। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं। तो दो तरंगों का जो आयामों का अनुपात 2:1 दे रखा है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, सो वी कैन राइट, यानी कि रेशियो जो दे रखा है तो पहला रेशियो अपॉन में दूसरा रेशियो A1 अपॉन A2 कितना दे रखा है, 2/1। और ज्ञात क्या करना है हमें, A मैक्स ज्ञात करना है, A मैक्स अपॉन A मिनिमम ज्ञात करना है और I मैक्स अपॉन I मिनिमम ज्ञात करना है। तो अगर A मैक्स अपॉन
ए मिनिमम हमें मिल जाएगा तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हमें मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा, यही रेशो निकालना है। और जैसा कि हम पहले समीकरण से अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इस वाली समीकरण से जो देखेंगे आप, ये वाली समीकरण से मैं ये लिख सकता हूँ A1 इक्वल्स टू 2 × A2, इसी समीकरण से ये लिखा गया है। तो इसको लिखने के बाद में अब हमें क्या करना है, सब फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो ए मैक्स जो होता है वो हमें होता है A1 + A2 अपॉन A1 - A2, ठीक है। ये ए मैक्स वाला जो होता है फॉर्मूला, ये क्या होता है, A1 + A2 अपॉन A1 - A2। अब A1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो इसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे जहाँ जहाँ A1 है, और उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/1, यानी कि रेशो क्या आ जाएगा, 3:1। अगर हम बात करें आई मैक्स की निकालने की, तो आई मैक्स होता है ए मैक्स अपॉन ए मिन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इसका होल स्क्वायर कर देना है, यानी कि जो आपने ये वैल्यू निकाली है इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9/1। तो इसका रेशो क्या है, 9:1। तो ये इसका आंसर हो गया। इतना सरल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन इस बार आपके जो बोर्ड में एग्ज़ाम में पेपर्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपके अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं, बहुत ही अलग और डिफरेंट टाइप से दिए गए हैं। अगर ये डायरेक्ट बिग बुक के पीछे के क्वेश्चंस दे देते विदाउट घुमाए हुए तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको तीव्रता, जो स्रोत की तीव्रता यानी इंटेंसिटी दे रखी है। तो इंटेंसिटी आपको दोनों दे रखी है, एक इंटेंसिटी I1 दे रखी है I, और I2 दे रखी है 4I। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके पास पड़ा होगा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें देखिएगा। फिर उसके बाद में परिणामी तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी निकालनी है, पहले क्वेश्चन में 0 पे और दूसरे क्वेश्चन में आपका जो है π/2 पे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमें लिखना है IR इक्वल्स टू जो होता है आपका I1 + I2 प्लस 2 × रूट के अंदर I1 I2 cos phi बाहर रहता है। इसके बाद में इसको हम जब यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यूज़ को सारी को रख देंगे एक जगह। I1 की वैल्यू क्या है, उसके बाद में I2 की वैल्यू क्या है, ऐसे ही I1 और I2 की वैल्यू रख देंगे। और फाई की जगह क्या है आपके पास में, पहला क्वेश्चन में 0 दे रखा है तो 0 रखा हमने, और 0 रखने से 1 वैल्यू आती है कोस फाई की। अब कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 रखेंगे। तो समीकरण को जब सॉल्व करेंगे यानी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी लास्ट में, ये वाली, यानी कि वैल्यू क्या आ रही है, 9I। इसी तरह से अगर इसका बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में इसने बोला है कि π/2 पे करना है हमें, तो उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है वापस से। बस हमें क्या करना है कि आपको जो है फाई की जगह π/2 रख देना है। तो π/2 रखोगे तो जो कोस π/2 यानी कि आपका पाई की वैल्यू होती है 180/2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो कोस 90 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला सेक्शन। तो बचेगा क्या, I + 4I जो कि हो जाएगा 5I, इधर वाला 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5I। ठीक है, यह है 19वां क्वेश्चन, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की वामन श्रेणी की दूसरी रेखा के तरंग दैर्ध्य का मान आपको बताना है, और जिसके तरंग दैर्ध्य का मान दे रखा है, और इस श्रेणी के चौथी रेखा के तरंग दैर्ध्य की गणना आपको करनी है। इसका अथवा में भी ऐसा ही हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की है, और सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो केस 1 में अगर हम बात करें तो इसमें N1 गिवन है 2 और N2 आपको 4। अगर आपने इस स्पेक्ट्रम बनाया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि ये स्पेक्ट्रम जो है ऊपर से आते हैं, और एक के बाद में एक जो है डाउनवर्ड और अपवर्ड के हिसाब से चलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो है आपको यहाँ पर ये λ1 की वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम बाद में पुट करेंगे ताकि आसानी हो जाए। तो ये फॉर्मूला होता है आपका जो 1/λ1 इक्वल्स टू R × 1/N1 का स्क्वायर प्लस -N2 का स्क्वायर। अब सभी जगह पे N1 और N2 की वैल्यूज़ रख देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो λ1 की वैल्यू आ जाएगी 16/3R, यानी 16/3R। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और केस नंबर 2 में उसने फिर से बोला है, तो यहाँ पे N1 तो आपका 2 है, और N2 जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर स्लिप अपने ये वाला पैटर्न ड्रॉ करना जाना है तो वहाँ पे 6 हो जाएगा। और फाइंड क्या करना है, λ2, जो कि क्वेश्चन इसी के लिए पूछा गया है। तो λ2 के लिए पहले λ1 निकालना था, तो λ1 हमने निकाल के हमारे पास आंसर है λ1 का, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला। तो हम बाद में पुट करेंगे इसको ताकि आसानी हो जाए। और यहाँ पर λ2 को भी सेम रखना है, और जहाँ जहाँ N2 और N6 की ज़रूरत है, N2 और N1 की ज़रूरत है, उनको हम पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद में ये समीकरण को पूरा सॉल्व करेंगे, काट पीट जो भी करनी है, जितने से कट जाए काट देना है। और सॉल्व करने के बाद जो λ2 की वैल्यू निकल के आएगी वो 9/2R आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे,
और डिवाइड करने के बाद जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपका 100% सही है। अगर आप ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम आंसर होगा। बट यहाँ तक मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा सॉल्व ना करें, जहाँ पे मिस्टेक हो सकती है आपसे, तो यहाँ तक आप सॉल्व करें। और खंड द की बात करें तो अब यहाँ से जो सेक्शन है इसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो बाकी आप चाहें तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो केवल आपके थ्योरेटिकल है, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो डायग्राम और क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हैं। और लास्ट के क्वेश्चन में डेरिवेशन है, उनको ज़रूर पढ़िएगा, वो ज़रूरी आपके आएंगे ही आएंगे। थैंक यू फॉर वीडियो। जो है इसको शेयर कर दीजिए और बने रहिए इस चैनल पे मोर अपडेट्स के लिए। जैसा मैंने बताया, प्लेलिस्ट में आपके सभी वीडियोस के सॉल्यूशंस मिल गए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और कोई दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट की डिमांड भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।